नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। पहला सब्जेक्ट चल रहा है हमारा पॉलिटी और उसमें पढ़ रहे हैं हम पार्ट 5 और ये हमारी 24th क्लास है ना। तो इसमें हमारा क्या पढ़ना बाकी है पार्ट 5 में? इसमें हम एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर पढ़ चुके हैं, जुडिशरी पढ़ना बाकी है हमारा, फिर सीएजी बाकी है ना। तो जुडिशरी हम आज कर लेंगे, सीएजी अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लिस्ट बनाते हैं। देखिए जुडिशरी में पढ़ना क्या क्या होता है। अभी तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे है ना, बट एक मेंस के हिसाब से एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। मेंस का क्रैश कोर्स बाद में अलग आएगा, बट फिर भी हम उसको समझते हुए चलेंगे कि उस समय बिल्कुल नया ना लगे कि भाई अचानक से क्या पढ़ रहे हैं। हमें सारी चीज़ें पता हों, अंडरस्टैंडिंग होगी मेंस में क्या आता है। तो देखो, भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 उसमें दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, फिर पार्ट 6 में हाई कोर्ट, और फिर पार्ट 6 में ही नेक्स्ट चैप्टर में है सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट। और इनमें एक ऐसे हायरार्की थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिए हुए थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, है ना। फिर संविधान संशोधन करके पार्ट 14 है, उसमें जोड़ दिए गए ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को ये जुडिशरी वाली सारी पावर नहीं होती, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, अर्धन्यायिक संस्थान। सिविल कोर्ट की पावर इनको दी जाती है ज्यादातर केस में ना, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो 4 जगह दिए हुए हैं, ये हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ चांस सुप्रीम कोर्ट पे रहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन के। यहाँ से क्वेश्चन कम आता है ना, ट्रिब्यूनल से भी आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं मेंस में खासकर, है ना। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जो जुडिशरी में काम के हैं और खासकर मेंस के लिए काम के हैं, जैसे जुडिशियल पेंडेंसी, न्यायिक विलंब, न्यायिक विलंब। वो कहावत आपने सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, तो नाम से ही पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतने केस लंबित हैं, एक एक केस की सुनवाई लोअर कोर्ट में और में हाई कोर्ट में 10-10, 20-20 साल लग जा रहे हैं। तो फिर 20 साल बाद किसी को न्याय मिला तो क्या न्याय मिला, है ना। ये कहावत ये दिखाती है इसको। ये एक बड़ी समस्या है जुडिशरी की और इस पर लगातार मेंस में क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। ये तो प्री में भी आता है, तो हम इसे प्री में भी करेंगे। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वालोकन, कई टर्म से इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। तो ये हो गया आपका न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वालोकन। होता क्या है, हमारे यहाँ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनको ये पावर दी गई है कि वो जो लेजिस्लेटिव बॉडी हैं और जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर उस पर नज़र रखते हैं और चेक करते हैं कि ये कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो उनके द्वारा बनाए गए कानून या दिए गए ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं तो जुडिशरी उनको नल वॉइड डिक्लेयर कर देती है ना। तो ये मेंस के लिए काम का है और प्री में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, प्री के लिए भी काफ़ी काम का है, तो हम इसको तो अपनी आज की क्लास में भी देखेंगे, है ना। बाकी मेंस का बताया, अलग क्रैश कोर्स आएगा उसमें देखेंगे। फिलहाल आप प्री वाले पे फोकस कर लो। आगे आता है जुडिशियल रिव्यू के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म। यूपीएससी इस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म पे ना। यह है न्यायिक सक्रियता। अब ये होता क्या है, देखो हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसका मतलब अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे तो उस कानून के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट सजा देंगे, है ना। तो कोई चीज़ लेजिटिमेट है या नहीं है, कानून के संगत है या नहीं है, ये बात हमारे कोर्ट चेक करते हैं, ना कि उचित अनुचित, है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसकी जगह अपने यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना। ओके, यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसको हम, याद हो आपको, तो फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं ना, डन। तो अब यहाँ से आप एक बात बताओ, अगर किसी फील्ड में कोई कानून नहीं बनाया है विधायिका ने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्याय नहीं कर सकते? कर सकते हैं। संविधान का आर्टिकल है 142, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कंप्लीट जस्टिस, प्री के लिए भी काम का है, पूर्ण न्याय। कैसे करेंगे पूर्ण न्याय?
अगर किसी फील्ड में कोई लॉ नहीं बना, जैसे मान लो समलैंगिक विवाह पे नहीं बना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन इशू कर दी कि इस तरह से समलैंगिक विवाह हो सकते हैं, तो फिर वो कानून का बल रखती हैं। और जब तक विधायिका दो काम कर सकती है, या तो उन गाइडलाइन को ख़त्म कर सकती है या फिर उनको लॉ में कन्वर्ट कर सकती है। तो जब तक विधायिका कोई डिसीजन नहीं लेती तब तक वो लागू रहते हैं, फिर उसकी जगह नया कानून आ सकता है या उन्हें रोका भी जा सकता है। ज़्यादातर केस में वो नया कानून बना के रिप्लेस करे जाते हैं। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है। अब मानो सुप्रीम कोर्ट बैठ के हर चीज़ पे गाइडलाइन जारी करने लग जाए, अपना काम छोड़ के कि वहाँ तो खूब जुडिशियल पेंडेंसी है, उस पर नज़र न दे, है ना। सोचो इकोनॉमिक्स वाले टीचर की इकोनॉमिक्स पेंडिंग है और वो जाके ज्योग्राफी वाले को ज्ञान देने लग जाएगी, तुम्हारी ज्योग्राफी बहुत रह गई अभी। तो विधायिका का काम सुप्रीम कोर्ट निपटाने लगे तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कह दिया जाता है। तो ये भी मेंस के लिए काफ़ी काम का टॉपिक है ना। नंबर 8 है फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, हिंदी में लोक हितवाद। प्री में भी क्वेश्चन आता है कि किस जस्टिस ने इसको शुरू करा था, PN भगवती आप करते हैं ना, तो मेंस के लिए भी काम का है। तो इतनी चीज़ें टोटल जुडिशरी में हैं। इनमें हम आज कौन सा पढ़ने वाले हैं, अपना पार्ट 6 सुप्रीम कोर्ट, इतना हम आज पढ़ेंगे। बाकी ये चीज़ें तो मेंस के काम की हैं, जुडिशियल रिव्यू आज की क्लास में आ जाएगा और ये आगे पार्ट 6 में और उसमें पढ़ेंगे ना। यहाँ से आगे आप देखना, ये आज की क्लास के बाद बड़ा काफ़ी तेज आपका सिलेबस जाएगा, जो कि छोटे छोटे टॉपिक है। अभी तक के टॉपिक काफ़ी बड़े थे, आप ऐसे समझो आपका 70% पॉलिटी लगभग हो चुका। चलो भाई, तो यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट अपना शुरू करते हैं ना। तो पहले थोड़ी सी एक नॉलेज और आप यहाँ से ले लो। जैसे यहाँ पे ये है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे लोअर कोर्ट। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, एकीकृत न्यायपालिका है। सही है भाई, एकीकृत है। आपको बताया था कि एकीकृत न्यायपालिका कैसा लक्षण है, तो कि फेडरलिज्म को दर्शाता है। वो सब अभी छोड़ दो, आपने बस एक फीचर पढ़ लिया, एकीकृत है हमारी न्यायपालिका। दूसरा जो गुण है हमारी न्यायपालिका का, वो है कि हमारी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इट मीन्स न्यायपालिका में जो हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, उन सब का इंटरफेरेंस नहीं है, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं है, ये फ्री है। तभी तो ये इनके खिलाफ भी डिसीजन दे देती। फ्री नहीं होती तो कैसे दे पाती? अगर ये लोग देश की जनता के साथ कुछ गलत करते तो ये इनके खिलाफ एक्शन ही नहीं ले पाते, है ना। इसलिए इसका फ्री रहना जरूरी है। यहाँ से आपके काम का क्वेश्चन क्या है, एक तो ये दोनों लाइनें ही आ सकती हैं कि फीचर्स में कि जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, और ये आ सकता है ये फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं। पहला फीचर है कि इंटीग्रेटेड है ना। तो ये फीचर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, याद रख लेना। दूसरा फीचर है कि इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ की ज़्यादा है? USA, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वहाँ पे, है ना। ये फीचर हमने वहाँ से लिया। तो ये आपके प्री के दो काम की चीज़ें हो गई कि ये फीचर हमने कहाँ से लिया है। अब देखते हैं यहाँ से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका, कि इसके बारे में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन ये कैसे हुआ, कब बना था हिस्ट्री में। तो कुछ लोग तो ये लगा देंगे कि 1773 के अधिनियम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट था बस खाली, है ना। एक्चुअल में जब हम बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो उसके दो मीनिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट। इनके मीनिंग समझो फिर आपको समझ आएगा। तो जो फेडरल कोर्ट है वो कोर्ट माना जाता है जो फेडरेशन के झगड़े सोल्व करे, वो फेडरल कोर्ट है। तो जैसे इंडिया एक यूनियन है तो उसमें स्टेट और यूनियन जो इनके झगड़े सुनेगा वो फेडरल कोर्ट होगा। तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, करेक्ट। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट भी है, ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, अपील का सबसे उच्च कोर्ट
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ हाईएस्ट अपील यहीं पे होती है ना। कहोगे फिर इसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के यहाँ कोई केस की अपील नहीं हो रही, वहाँ केस लड़ा नहीं जा रहा, वहाँ तो फिर वहाँ आप दोषी हो या दोषी नहीं हो इसका निर्णय नहीं हो रहा, वहाँ तो आप माफी मांग रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, है ना, कि गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी गलती, क्षमा कर दो, केस नहीं लड़ा जा रहा वहाँ पे। तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। जो अंग्रेजों के समय पे कोर्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट थे ही नहीं, क्योंकि जो हाईएस्ट अपील होती थी वो प्रिवी काउंसिल में होती थी, जो ब्रिटेन में थी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं, तो वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। क्या जो 1773 में बना है वो फेडरल कोर्ट होगा? फेडरेशन तो तब था ही नहीं। 1935 के अधिनियम ने बोला था कि फेडरेशन बनेगा, है ना, और इसी अधिनियम ने बोला था कि फेडरल कोर्ट की स्थापना होगी। डन। तो फिर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कब बना है, तो आप ध्यान रखना 28 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया, और वो जो 1935 के अधिनियम से फेडरल कोर्ट बनाया गया था उसकी जगह इसने ली है फेडरल कोर्ट की, ना कि वो 1773 वाला कलकत्ता का, है ना। चलो जी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपने समझ लिया। एक और क्वेश्चन देखना, आधा नहीं है, यूपीपीसीएस तो बड़े फैक्ट पूछता है, पूछ लेगा तो बड़ा अच्छा होगा। आप भी जरा वीडियो पोस्ट करके अगर आपको याद है तो बताने की कोशिश करना, पता चलेगा आपको कितने फैक्ट याद हैं। इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताओ जरा वीडियो पोस्ट करके, है ना। वो थे जस्टिस H.J. कानिया। जस्टिस H.J. कानिया पहले चीफ जस्टिस थे, है ना। पर्पस क्या है हमारा समझ में आ रहा है। हम यहाँ आपको एक सब्जेक्ट को बहुत सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप फाइल पढ़ेंगे अच्छे से, यकीन मानो आपको पक्का याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व हो जाएंगे। कोई डाउट आता है तो आप वो अपना पूछ सकते हो, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं अब इसके बाद में। हमने ये तो देख लिया हमने कब बना है। ये तीसरा टॉपिक है हमारा इसका, ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें कितने जज होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो देखो ओरिजिनली जब बना था 1950 में, तो इसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 7 जज होते थे, टोटल 8 लोग होते थे, है ना। लेकिन अभी इसमें 33 जज होते हैं, सॉरी 33 इधर लिख देते हैं, ये जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस, तो टोटल कितने होते हैं 34। करंट स्ट्रेंथ इसकी है ना। अब नोट्स में दे रखा है स्ट्रेंथ कब कब कैसे कैसे बढ़ाई गई, आपके काम की नहीं है, बस ये शुरू में 8 थे अभी 34 हैं, इतना आप याद रख लेना, है ना। 2009 की बात करें उस समय 31 थे। ये इसलिए बताना जरूरी होता है कि आप जब PYQ करते हो तो उसमें तो क्वेश्चन 2008 का भी करोगे तो आप 2008 वाले में ये लगाओगे तो फिर, है ना। तो वो टेबल दे रखी है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ओरिजिनल कितने थे और अभी कितने हैं, ये 2 बातें बस आप याद रखेंगे, ठीक। अब अगला टॉपिक आता है जो हमारा 4th नंबर का टॉपिक है, जज की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कैसे होती है। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है लोगों को इसमें, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आपको बताते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है। तो पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति अलग तरह से होती है, जो एक हैं, और जो अदर जज हैं 33 उनकी नियुक्ति अलग तरह से होती है, एक बात। दूसरी बात, संविधान में कुछ और लिखा हुआ है और हकीकत में, वास्तविकता में, अनुभव में कुछ और होता है। तो हम आपको दोनों बातें बता देंगे कि संविधान में क्या लिखा है और होता कैसे। थ्योरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होगी ये क्या बताया गया है। नंबर 1, इन्हें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। कैसे करेंगे? अपनी मर्जी से या किसी से पूछ के। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से पूछ के करेंगे जिनसे पूछना उचित समझें। तो न्यायपालिका के सहयोग से, सिफारिश से हो रही है, बट कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसे लिख दिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऐसे जजों से बातचीत करके पूछ के तब इनकी नियुक्ति करी जाएगी, ये लिखा हुआ है ना। कोई कॉलेजियम वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऐसे जजों से पूछ से जिनके पूछना वो जरूरी समझे। अब वास्तविकता में कैसे होता है? जो सीनियर मोस्ट जज होता है, सबसे अनुभवी, अनुभव इनका जांचा जाता है जब से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करा था उस डेट से। तो जो भी सीनियर मोस्ट होता है, सबसे अनुभवी,
उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इसका उल्लंघन 2 बार हुआ है, 1973 में, 1977 में। काम का नहीं है कुछ, है ना। एन रॉय, एम यू बेग, इनको करा गया था, कुछ काम का नहीं है। फिर जो सेकंड जजेस केस है में भी, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ही कर दिया कि जो सीनियर मोस्ट है उसी को अपॉइंट किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, समझ में आ गया। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जिनसे वो पूछना जरूरी समझें उनसे, और नियुक्ति हो रही है अनुभवी व्यक्ति की, सीनियर मोस्ट की। तभी तो पता चल जाता है कि अभी 4 साल बाद कौन चीफ जस्टिस बनेगा। अभी भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी, लेकिन वो क्लियर है कि पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी, अनुभव के हिसाब से पता लगाया जा रहा है। अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में ना। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके में लिखा है प्रेसिडेंट करेंगे। फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से पूछ के जिनसे पूछना जरूरी समझें। बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, अब जब सीजेआई चुन लिए गए तो और कौन आ गए, सीजेआई, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, व्यवहार में नियुक्ति कैसे होती है, तो व्यवहार में नियुक्ति ऐसे होती है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज, तो 5 लोग हो गए टोटल। इनका कहला दिया कोलेजियम, है ना, ऐसे लिख देना है कोलेजियम। इससे पूछ के इनको सिफारिश करते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा जज एग्री नहीं करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, तो सिफारिश नहीं की जा सकती, और फिर प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं। कोलेजियम से पूछने के बाद नियुक्ति होती है। क्लियर है इतना? ठीक, तो हमने दोनों की नियुक्ति देख ली। जो वास्तविकता में नियुक्ति है अदर जज की कोलेजियम से पूछ के हो रही है, और ये सीनियर मोस्ट है। अब संविधान में जो भी लिखा है वो हमने आपको बता दिया। डन। अब ये जो प्रक्रिया है ये विकसित हुई है समय के साथ। ये तो संविधान में लिखी है, ये समय के साथ बढ़ी है। तो समय के साथ कैसे? 4 जजेस केस हैं। फर्स्ट है नंबर 1 फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस, है ना। 4 जज केस हैं। पहले जज केस ने क्या बोला कि ये जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके नियुक्तियां कर रहे हैं, तो क्या इनकी सलाह मानना बाध्यकारी है, ये प्रश्न था। तो फर्स्ट जजेस केस ने बोला जी बाध्यकारी नहीं है, सलाह करना जरूरी है, फिर जो मन चाहे जिसको नियुक्त कर दो। फिर दूसरा जजेस केस आया, उसने बोल दिया कि भाई ये सलाह बाध्यकारी है, बट उसने एक कंडीशन लगा दी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं देंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज से पूछ के देंगे, 3 लोग का कोलिजियम होगा। फिर जी तीसरा जज केस आया, उसने बोल दिया कि भाई बाध्यकारी है, 2 लोग से नहीं 4 लोग से पूछ के देंगे, और 2 या 2 से ज्यादा जज अगर एग्री नहीं कर रहे तो तब नहीं देंगे, रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। फिर फोर्थ जज केस क्या है, कोलिजियम व्यवस्था इससे स्थापित हुई है थर्ड जज केस से। ये क्वेश्चन आया नहीं है प्री में, पर आ जाए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। थर्ड जजेस केस है 1998 का, जिसने ये 5 सदस्य कोलिजियम व्यवस्था स्थापित की है। और सेकंड जजेस केस है मे बी 1993, नोट्स में आप एग्जैक्ट चेक कर लेना। और इसने कोलिजियम व्यवस्था 3 जज वाली फिक्स करी थी ना। फिर सरकार ने क्या करा कि 2014 में 99वां संविधान संशोधन करा था 2014, उससे बना दिया था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें कुछ एग्जीक्यूटिव साइड के लोग थे, कुछ विशेषज्ञ थे, जुडिशरी के लोग थे, कि ये करेंगे हम नियुक्तियां, प्रेसिडेंट इसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे, कोलिजियम का रोल खत्म कर रहे हैं। तो फोर्थ जज केस में ये हुआ 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और इस 99वां संविधान संशोधन और एनजेएसी दोनों को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, है ना। तो फिर से वही कोलिजियम व्यवस्था स्थापित हो गई। तो ऐसे आ जाए कोलिजियम व्यवस्था को पुनर्स्थापित किसने करा, तो वो फोर्थ जजेस केस है 2015 में। तो नियुक्तियां कैसे होती हैं वो हमने देख लिया, और नियुक्तियों के पीछे के जो केसेस थे 4 केस में कैसे डेवलपमेंट हुआ वो हमने देख लिया। 4 चीजें हम देख चुके अभी तक इनकी, है ना। क्या क्या चीजें हमने देख ली, देखो। सबसे पहले हमने देखा कि कहाँ से लिया है हमने, तो इंडिपेंडेंट है, यूएसए से लिया है, इंटीग्रेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। फिर हमने देखा कि हिस्टोरिकल ओरिजिन
तो जनवरी 28, 1950 को इसको बनाया गया था। पहले चीफ जस्टिस HJ कानिया थे। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में 1+7 8 लोग थे, अभी 33+1 34 लोग हैं। फिर अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो हमने बिल्कुल अभी देखा, है ना, कि जो चीफ जस्टिस हैं वो सीनियर मोस्ट एंड अदर जो हैं वो 5 लोगों के कोलिजियम से। ठीक है, 5वां टॉपिक आता है हमारा क्वालिफिकेशन या योग्यता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो बहुत आसान सा है। देखो, एक ये तो आएगा ही आएगा कि भाई भारत का नागरिक हो, है ना। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में 3 बातें। पहली बात है कि वो किसी एक हाई कोर्ट में, या ट्रांसफर भी होते हैं, तो एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में मिला के 5 साल तक, न्यूनतम 5 साल तक जज रहो। तो जज रहो तो 5 साल तक, और अगर वकील रहो तो लिखा है एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में 10 साल तक। ध्यान रखना, यहाँ भी हाई कोर्ट यूज शब्द इस्तेमाल करा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं करा है ना। तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहो, या एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहो। ठीक है। और तीसरा जो है वो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी कि एक बड़ा महान न्यायवेत्ता हो, न्यायवेत्ता, कानून का जानकार हो राष्ट्रपति की नज़र में। तो कोई माना हुआ प्रोफेसर है ना, जिसको लॉ की पूरी जानकारी है, तो उसको भी बना सकते हैं। तो नागरिक हो और इन तीनों में से कोई एक बात हो। हाई कोर्ट में अगर जज है तो 5 साल रहो, वकील है तो 10 साल रहो, या फिर कोई एक प्रखर न्यायवेत्ता हो, डिस्टिंग्विश्ड जज हो राष्ट्रपति की नज़र में। ठीक है। मिनिमम एज जैसे बाकी में था कि संसद में इतनी होनी चाहिए 25 साल, और है ना, विधायिका में 25 साल, पंचायत में 21 साल, वो सब यहाँ पे मिनिमम एज वाला नहीं है। योग्यताएं आसान है ना। अब आती है योग्यता के बाद में अपना 6वां टॉपिक, इसका शपथ। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, देखो ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, अभी क्वेश्चन कर लेना बस इसके बाद में। तो बताया शपथ तो काफी बड़ी होती है। एक ऐसी बात याद कर लो जो खाली जज ले रहे हैं शपथ में, जज, तो वो है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। विधि और संविधान की मर्यादा बनाए रखूंगा। संविधान व विधि की मर्यादा। तुलना करना जरूरी है, तुलना से याद होता है ना। जो प्रेसिडेंट थे, गवर्नर थे, राष्ट्रपति और ये गवर्नर, ये लेते थे संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण, ये सब करेंगे, है ना, कि इनकी स्पेशल लाइन है, इनमें मिलेगी। फिर आए थे मंत्री वगैरह, ये शपथ ले रहे थे कि बिना भय और पक्षपात के संविधान विधि के अनुसार समस्त जनता के साथ न्याय करूंगा। भय और पक्षपात के बिना न्याय करूंगा, न्याय करने की शपथ ये ले रहे थे। तो हमने तभी भी बोला था कि न्याय करने की शपथ ये ले रहे हैं, तो न्यायपालिका क्या लेगी फिर? तो न्यायपालिका क्या ले रही है? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। शपथ भी याद हो गई है ना। शपथ दिलाते कौन है इनको? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट, है ना। ये भी सब मिल जाएगा नोट्स में आपको लिखा हुआ। अच्छा, इनका पद कितना होता है भाई? कार्यकाल जैसे ऐसे याद करते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, इनमें नहीं होता ऐसे। इनमें ये 6 वाला कोई चक्कर नहीं है ना। 65 वर्ष की आयु मतलब अगर कोई 55 वर्ष में CJI बन गया तो फिर वो 65 वर्ष तक रहेगा, 10 साल तक, है ना। चूंकि इसमें ये 6-5 वाला चक्कर नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस है, क्योंकि सीनियर मोस्ट को बनाते हैं तो कुछ जज तो ऐसे हैं जो जिनका भी न्यूनतम कार्यकाल रहा है वो 17 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, बस 17 डेज के लिए ओनली, है ना। और हाईएस्ट शायद 8 वर्ष के लिए रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे ये फैक्ट भी कुछ UPPCS के लिए काम के, है ना। चलो, तो हम कार्यकाल देख रहे हैं, तो हमें पता चला 65 वर्ष, इतनी आयु पे रिटायर होते हैं, ये इनका कार्यकाल है, और इसमें वाली सीमा नहीं है 6 साल वाली। ठीक, तो कार्यकाल की समाप्ति पे हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर इन्हें महाभियोग से हटाया जा सकता है,
लेकिन ध्यान रखना महाभियोग शब्द संविधान में यूज नहीं हुआ, केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है। इम्पीचमेंट, है ना। तो यहाँ क्या यूज हुआ है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे, महाभियोग की जगह ये शब्द संविधान में यूज हुआ है ना। तो हम समझते हैं इसको कि फिर वो कहाँ पे लिखा हुआ है महाभियोग। संविधान में हमने ये देख लिया इनका कार्यकाल 65 वर्ष का है ना, बाकी ये राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, उन पर महाभियोग चल सकता है। तो महाभियोग या जो इम्पीचमेंट है उसको हम पढ़ते हैं, है ना, ध्यान से। तो पहले तो ये जो इम्पीचमेंट है यानी कि महाभियोग, ये शब्द कहाँ इस्तेमाल किया गया है? संविधान में तो है नहीं। आर्टिकल 124 उसमें तो ये नहीं है, उसमें तो बस ये लिख दिया कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। तो संसद ने फिर एक कानून बनाया, उस कानून का नाम है जज इंक्वायरी एक्ट, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसने पूरी डिटेल्ड प्रक्रिया दी है और शब्द यूज करा है महाभियोग। इस कानून में महाभियोग इम्पीचमेंट शब्द यूज करा गया है, ना कि संविधान में। तो ये क्वेश्चन है कि महाभियोग से हटाए जाते हैं तो ठीक है, महाभियोग शब्द संविधान के अनुसार महाभियोग से हटाए जाते हैं तो गलत है। समझ गए ना। तो इसने क्या प्रक्रिया दी है? तो ये प्रक्रिया हमने राष्ट्रपति के साथ भी पढ़ी थी, फिर से देख लेते हैं क्या क्या प्रक्रिया है। देखो, सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि भाई लोकसभा में अगर इनको हटाने का प्रस्ताव लाना है तो 100 लोगों के लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्यसभा में लाना है तो 50 लोगों के लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और CAG, इन सबको ऐसे हटाया जाता है। प्रेसिडेंट का हटाना थोड़ा अलग है तो उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। वहाँ पे है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। 100 और 50 नहीं है, 1/4 है। पता नहीं क्यों ही करा है ये सब कुछ। अब यहाँ 1/4 से कोई ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा क्या, है ना, कि 500 कुछ हैं तो 20-25 लोग ज़्यादा हो जाएंगे। डन, दोनों जगह सेम ही कर देते, यहाँ भी 1/4 कर देते, क्या ही फर्क पड़ रहा था, है ना। बट यही है, बच्चों को परेशान करना है, याद करो, फैक्ट चेंज करेंगे दोनों जगह, है ना। देखना बहुत मामूली से अंतर है उनका, कुछ कई बार तो सेंस भी नहीं बनता कि क्यों ही ऐसे किया गया। चलो, ये प्रस्ताव आ गया तो ये जिस हाउस में भी आएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, इनका भी लोकसभा या राज्यसभा है, तो वहां के जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर या चेयरमैन, उनको दिया जाएगा। तो स्पीकर या चेयरमैन इसे स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऐसा नहीं है हस्ताक्षर 100 लोग के हो गए तो स्वीकार करेंगे। मान लो स्पीकर ने इसको स्वीकार कर लिया, है ना, तो ये जिसमें भी आया था, यहां या यहां, हम उसको मान ले रहे हैं अभी पहला सदन। पहले सदन में अगर मान लिया गया तो यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबके केस में न्यायिक समिति। उसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर कोई, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, वही की एक जाना माना न्यायविद। 3 लोग वो जांच करते हैं। अगर वो इनको दोषी पाते हैं, है ना, तो उनके दोषी पाए जाने के बाद पहले सदन में मतदान होता है, मतदान। और वो मतदान अगर विशेष बहुमत से पास हो गया तो पहले सदन से पास मान लिया जाता है, फिर दूसरे सदन में चला जाता है, वहां पे सीधे मतदान होता है। चर्चा तो पहले में हो गई, न्यायिक समिति भी हो गई, जांच भी हो गई। वहां भी अगर विशेष बहुमत से पास हो जाए तो दूसरे सदन से भी पास मान लिया जाता है, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जज को हटा दिया जाता है। जज हो या फिर CEC हो या फिर CAG हो, है ना। CEC को हटाने का प्रस्ताव लाए थे अभी 10-15 दिन पहले की बात है, तो ये प्रक्रिया पे क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है। इधर थोड़ा सा अंतर है, पहले सदन में जांच समिति नहीं बनती, सीधा मतदान होता है, और मतदान विशेष बहुमत नहीं होता, कुल का 2/3 होता है, कुल का 2/3, सदन की कुल संख्या का 2/3। फिर दूसरे सदन में प्रस्ताव जाता है, वहां पे जांच समिति बनती है और वहां से भी प्रस्ताव फिर पास होता है, तो वहां भी कुल का 2/3 है। और फिर चूंकि राष्ट्रपति को ही हटा रहे हैं तो उनके सिग्नेचर थोड़े ना होंगे, तो दूसरे सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है।
तो ये थोड़ा सा अंतर है इनमें दोनों में, है ना। ठीक, तो इनको हटाया कैसे जाता है हमने ये भी समझ लिया। कोई डाउट आए तो अपना पूछते रहना। ठीक, इसके बाद में इनके सैलरी वेतन भत्ते कितने हैं, 9 नंबर का टॉपिक है देखना। तो वही जब सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में, तो इनको सैलरी मिलती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 5,000 रुपये और अदर जजेस को 4,000 रुपये। अभी कितने मिलते हैं पता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलते हैं 2,80,000 रुपये, है ना। और ये जो है अदर जजेस, इनको मिलते हैं 2,50,000 रुपये। कौन घटाती बढ़ाती है? ये संसद के हाथ में है ना। लेकिन किसी जज के समय पे नेगेटिव उसमें नहीं हटा सकते, है ना। ये समझेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये हमने जज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ये पढ़ लिए, ये 33 और ये 1। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुछ अदर जज भी होते हैं, इनसे भी अलग विशेष टाइप के जज, स्पेशल जज बोल देते हैं इनको, है ना। ये कौन कौन होते हैं भाई? 2-3 होते हैं। और इस पे प्री का बहुत फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के हिसाब से ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या क्या है? नंबर 1 तो है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, एक्टिंग जज नहीं होते। अगर इनमें से कोई है तो उसकी जगह कार्यकारी जज नियुक्त नहीं होता, लेकिन ये नहीं है तो इसकी जगह कार्यकारी जज नियुक्त होता है। जबकि हाई कोर्ट में ध्यान रखना, वहां कार्यकारी ये भी होते हैं और कार्यकारी ये भी होते हैं। अगर कोई जज अनुपस्थित है तो उसकी जगह भी नियुक्त करते हैं। यहाँ खाली एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एक्टिंग जज नहीं होते। अब समझ में आ गया होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनका काम संभालने के लिए किसी को टेम्पररी, अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है ना। तो उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे होते हैं एडहॉक जज। एडहॉक दोनों जगह मिलेंगे आपको, है ना। एडहॉक जज अभी हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो भी तुलना करके देखेंगे। ये क्या है कि जब कभी कोर्ट में जज जैसे मान लो बहुत समय से नियुक्त नहीं हुए हैं, कुछ है कोरम पूरा नहीं हो रहा, तो कुछ जजेस को टेम्पररी बेसिस पे नियुक्त करा जाता है। डन। हाई कोर्ट के जज को ही नियुक्त कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो हाई कोर्ट के जज को कर रहे हैं तो किससे पूछ के करेंगे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेंगे, और राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार है तो उनसे पूछेंगे। तो 2 लोग से पूछ के इनको नियुक्त कर दिया जाता है। तीसरा टाइप है इनमें एडहॉक जज के बाद में रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज। तो जब बर्डन ज़्यादा होता है काम का, तो जो सेवानिवृत्त जज हैं उन्हें भी नियुक्त करा जाता है। इनको नियुक्त करने के लिए हाई कोर्ट से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना। किससे पूछेंगे? एक तो खुद इनसे ही पूछेंगे कि भाई अब सेवानिवृत्त हो गए, अब भी काम करना चाहते हो या नहीं। और दूसरा प्रेसिडेंट, यहाँ किससे पूछ रहे थे? हाई कोर्ट के जज से और प्रेसिडेंट से। इनसे नहीं पूछ रहे, क्योंकि इन्हें ये तो चुने ही सेवा में गए, इनका तो काम ही है सेवा करना, लेकिन ये रिटायर्ड हो गए तो इनसे पूछते हैं और प्रेसिडेंट से पूछते हैं। दोनों में अलग अलग है। समझ आ गया होगा उम्मीद है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने स्पेशल टाइप के जज देख लिए। सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पे होगी भाई? तो हमें पता है दिल्ली में है ना। दिल्ली में इसकी प्रधान सीट होगी, लेकिन एक प्रोविजन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद पूरे भारत में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर सकते हैं। एज ए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकते हैं। भाई जज जाके बैठ गए, जहां बैठ के सुनवाई कर दी वो कोर्ट हो गया, है ना। तो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से वो ऐसा कर सकते हैं। कुछ बेंच के बारे में भी समझ लो, इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार कि फुल बेंच क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। तो डिवीजन बेंच होती है, ये 2 जज की होती है। एंड फुल बेंच होती है, ये 3 जज की होती है। और जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट किसी संवैधानिक मामले की सुनवाई करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक बेंच। उसमें 5 जज होते हैं। जब प्रेसिडेंट कोई रेफरेंस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 में, है ना, उनकी सलाह लेने की शक्ति, तो उसमें भी 5 जज की बेंच होती है। ठीक है, कुछ हमने बेंच के बारे में हल्का फुल्का जान लिया। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानना है, ये मेंस में भी काम आ जाता है, कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनके प्रभाव में ना आए, इनसे फ्री होके काम करे। अगर ये गलत करें तो इनके खिलाफ भी एक्शन ले।
इसके लिए इसे कुछ स्वतंत्रता दी गई है, इंडिपेंडेंट दी गई है इसको, है ना। तो ऐसे इंडिपेंडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऐसे क्या प्रावधान है जो इसे ये स्वतंत्रता देते हैं। मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, खासकर पीसीएस के पेपर में, है ना। तो एक एक करके लिखोगे आप। सबसे पहले इसकी नियुक्ति का तरीका। भाई सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति खुद सुप्रीम कोर्ट की सलाह से ही होनी है। अगर यहाँ किसी को नियुक्त करना होता, मान लो प्रधानमंत्री को, तो वो अपनी मर्जी के आदमी को बोलते कि तुमको जज बना दूं, मेरे हिसाब से चलोगे, बोलते हाँ ठीक है, उनको बना देते, है ना। तो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं है, कोलिजियम खुद से नियुक्त करता है। इस वजह से ही तो ये स्वतंत्र है, वरना कहाँ स्वतंत्र रह पाते, फिर तो विधायिका के हिसाब से चलते, है ना। सोच के बताओ सही है गलत, है ना। चलो दूसरा कि इनका जो टेन्योर है कि 65 साल की आयु से पहले इन्हें हटाया नहीं जा सकता, केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है, अभी तक एक भी जज को नहीं हटाया गया, है ना। इसी वजह से इन्हें डर ही नहीं है कोई, है ना। ये तो मिनिस्टर को भी बोल देंगे कि भाई करके दिखाओ क्या कर सकते हो, हटा तो सकते नहीं पद से, वेतन कम नहीं कर सकते, और तो और सार्वजनिक रूप से या खुद सदन में भी निंदा भी नहीं कर सकते इनके काम की। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको क्या क्या पावर है ना। तीसरा है कि जो इनकी सर्विस कंडीशन है वो फिक्स है, इनका वेतन या जो भी सुविधाएं हैं उन्हें इनके पद पे रहते हुए कम नहीं किया जा सकता। बस अपना वित्तीय आपातकाल ना लागू हो, जो कि अभी तक देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, तो इनके वेतन भत्ते ये सब चीजें सुविधाएं ये कम नहीं की जा सकती। चौथा, इनकी जो सैलरी वगैरह है और यहाँ तक कि जो ऑफिस का एक्सपेंडिचर है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है। मतलब इस पे हर साल इसको पास नहीं कराना होता, इस पे वोट नहीं होता, ये बजट का हिस्सा नहीं है ना। इससे भी इनकी स्वतंत्रता है, वरना ये वेतन के लिए बैठे रहते कि बजट पास नहीं हुआ अभी, है ना। नंबर 5, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं इनके आचरण पे या जो ये वर्क कर रहे हैं, जो निर्णय दे रहे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। संसद भी इस पे चर्चा नहीं कर सकती। बस एक ही तरीका है, महाभियोग प्रस्ताव, उसी में चर्चा हो सकती है। तो छूट है इनको तो फिर, है ना। इसके बाद में ये तो हो गया डर। अब इन्हें डर नहीं रहा किसी का, कोई कुछ नहीं कर सकता, डर खत्म हो गया, तो ये फ्री होकर काम करेंगे, किसी के हिसाब भी निर्णय मतलब खिलाफ निर्णय देंगे। थोड़ा लालच, कि डर तो नहीं है, लालच दे दो कि भाई रिटायरमेंट के बाद तुम्हें कोई जॉब दे देंगे, तो ये रिटायरमेंट के बाद सरकार के अधीन कोई जॉब नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। हमारे समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो राज्यसभा में चले गए, तो राज्यसभा का सदस्य होना कोई सरकारी नौकरी नहीं है ना। तो ये लूप होल है सिस्टम का कि हमने सरकारी नौकरी फिर और कोई नौकरी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो वो लालच तो खत्म करा, बट ये वाला लालच खत्म करना छोड़ दिया, राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं, है ना। तो मे भी योग्यता से भी बना सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है कि आप समझो कि लालच से ही बनाया होगा, है ना। वो आपका सबका अपना ऑब्जर्वेशन है कि आपने क्या देखा। हम आपको बस एग्जाम्पल बताते हैं ना। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के लिए यानी कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। कोई इसके निर्णय को बोलेगा गलत निर्णय दिया, ये दिया, तो ये उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। अभी किसी ने एक जज साहब का फोटो शेयर कर दिया था, वो बहुत महंगी बाइक पे थे, मे भी शायद हार्ले डेविडसन या समथिंग, है ना, 10-15 लाख की बाइक थी, तो उस पर अवमानना लगा दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया ना। पता होगा आपको, फेमस केस था, है ना। तो इसके बाद में आता है फिर अपना स्टाफ ये खुद से नियुक्त करते हैं। आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट का एग्जाम्पल दें कि हाई कोर्ट ने आरओ की वैकेंसी निकाली है, मतलब वो हाई कोर्ट नहीं निकाली है, अरे बाकी सबकी वैकेंसी आयोग निकाल रहा है तो उनकी भी निकाल देगा, है ना। नहीं, उन्हें अपना स्टाफ खुद से नियुक्त करने की छूट है। एंड एक और जो बड़ी पावर है, इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो कम नहीं किया जा सकता। किसी और को तो दे सकते हैं कुछ पावर,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से छीन के नहीं दे सकते, इसका जुरिस्डिक्शन कम नहीं करा जा सकता। तो ये कुछ हैं जो इसके स्वतंत्रता के प्रावधान हैं। इन पे प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये मेंस के लिए भी काम का है। इसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एंड पावर। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं, है ना, प्री में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली शक्ति है इसके पास लगभग 5-6 तरह की शक्तियां हैं, एक एक करके देखेंगे। पहली शक्ति है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि मूल अधिकारिता। मीनिंग समझ लो, जो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, घर किसी के चोरी हो गई, क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा? मर्डर हो गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं जाएगा ना। प्रॉपर वे है कि लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना। ठीक, तो इट मीन्स वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में झगड़ा हो गया, ये जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट। दो राज्यों का झगड़ा, राज्य और केंद्र का झगड़ा, एक केंद्र या एक से ज्यादा राज्यों का झगड़ा, वो सब सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। पीसीएस के प्रीलिम्स में आपका इतने से काम चल जाएगा। यूपीएससी के लिए आपको 2-4 बातें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां से आपको लगेगा कि राज्यों के झगड़े इसमें आ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। जैसे कौन कौन से मामले हैं? अगर झगड़ा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से हो रहा है दो राज्य में या राज्य और केंद्र में, तो वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। डन। अगर वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, तब भी वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट वो मुद्दा नहीं ले जाया जा सकता। फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, तो इसका कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं, उनसे संबंधित कोई भी विवाद है दो राज्यों में या राज्य और केंद्र में, तो वो नहीं जा सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ना, कि ये सब देखने में तो लगेगा लेकिन ये नहीं आते। तो ये चीजें यूपीएससी के लेवल पे थोड़ा डीप पूछ सकता है ना। पहला जुरिस्डिक्शन पता चल गया जी आपको, नंबर 1 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दूसरा जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है? वो है रिट जुरिस्डिक्शन, है ना। रिट न्यायाधिकारिता जो है उसकी, ये पढ़ रखी है पहले हमने आर्टिकल 32 में। तो ये नहीं समझ रहे ना कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, उनके नाम की हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ये सब हमने देखा हुआ है। नंबर थर्ड क्या आता है इनका? फिर थर्ड है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन या अपील अधिकारिता, कि कुछ मसले वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे और अपील के थ्रू जाएंगे, है ना। तो अपील किन किन मामलों में होती है? 4 तरह से होती है अपील अधिकारिता, 4 तरह की होती है। समझना आसान है। एक तो सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, संविधान के मामले हैं, और एक विशेष अपील होती है, स्पेशल अपील, है ना। 4 मामलों में। इससे पहले ये और समझ लो, जैसे ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, ये ओरिजिनल तो है ही है, साथ के साथ में एक्सक्लूसिव भी है, अनन्य अधिकारिता। अनन्य उसको बोलते हैं जो पावर किसी और के पास ना हो। आपने देखा होगा न्यूज चैनल में आता रहता है एक्सक्लूसिव न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज। इट मीन्स ये न्यूज खाली हम दिखा रहे हैं, जबकि वो चल हर न्यूज चैनल पर ही होती है ना। तो ऐसे जो मसला केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा वो एक्सक्लूसिव पावर है, और जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो ओरिजिनल पावर है ना। ओके, तो जैसे ये रिट जुरिस्डिक्शन है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं एकदम, इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो ये उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का भी पार्ट है। अपील देख रहे थे हम। सिविल मामलों में अपील तभी होती है जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि जो मसला है उसमें कि लॉ के इम्पोर्टेंस की कोई चीज है, और सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। सेम तरीका क्रिमिनल मामलों में अपील का है। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा तभी अपील होगी। इसके अलावा 2 मसले और हैं क्रिमिनल में, जहां बिना हाई कोर्ट के सर्टिफाई किए भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपका राइट है। पहला, कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से केस मंगाया हो और बुला के आपको डेथ सेंटेंस दे दियो,
तो ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया, लोअर कोर्ट से मंगा के डेथ सेंटेंस, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, चाहे हाई कोर्ट सर्टिफाई करे चाहे ना करे। दूसरा, लोअर कोर्ट ने आपको फ्री कर दिया था बाइज्जत बरी, लेकिन हाई कोर्ट ने आपको गिल्टी माना, है ना, और गिल्टी मानने के बाद में उसने आपको सीधे डेथ सेंटेंस दे दिया। इसमें भी लग रहा है इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। लोअर कोर्ट में भी तो पढ़े लिखे जज बैठे हैं, है ना। तो इन दो मसलों में बिना हाई कोर्ट के सर्टिफाई के भी हम जा सकते हैं। संवैधानिक मामले, ये हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन से भी जा सकते हैं कि हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई करे कि इसमें संविधान की व्याख्या का मामला निहित है, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे। या कुछ केसेस हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट में सेम केस चल रहा है, संविधान की व्याख्या का अलग अलग निर्णय आ रहे हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट वो केस क्लब करके और खुद से उनकी सुनवाई कर सकता है। विशेष अपील, ये है विंडो जिसका प्रयोग करके कोई भी मामले जो इसमें नहीं जा पा रहे, वो सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील से जा सकते हैं, है ना। अब विशेष अपील में किसकी अपील सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी, कौन वकील हैं, ऐसे बहुत महंगे वकील हैं, 10-10 लाख की उनकी एक बार की सुनवाई होती है ना, ये विशेष अपील के थ्रू। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लाख के वकील के थ्रू ही जाएंगे, लेकिन मतलब कि वो 10 लाख ले रहे हैं तो उनमें कुछ क्वालिटी है, वो जान रहे हैं, कानून को समझ रहे हैं, है ना, तो उनके थ्रू जाने से थोड़े चांस हुए वो बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हमने 3 तरह की जुरिस्डिक्शन देख ली, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन और जो है उनकी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। 4th जुरिस्डिक्शन आती है इनकी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन के बाद में। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, नोट्स में पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसको भी नहीं पढ़ाएंगे भैया, है ना। सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी क्यों नहीं पढ़ाएंगे जी, पढ़ा चुके, आर्टिकल 143 बहुत डिटेल में पढ़ लिया है ना, कि 2 तरह की सलाह मांगी जाती है। बताया था कि एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और एक है अभी के मामले। इनमें सुप्रीम कोर्ट का सलाह देना जरूरी नहीं है, इनमें सुप्रीम कोर्ट जरूर सलाह देगा। सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई, क्या प्रेसिडेंट का मानना जरूरी है, तो दोनों में प्रेसिडेंट का मानना जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने। सुप्रीम कोर्ट में एक केस में सलाह देना बाध्यकारी है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, और इसके आने के चांस हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहले भी बताया था, अभी मई 2025 में ही प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी है इसका प्रयोग करके। मे भी शायद वो अभी तक 16वीं बार ऐसा हुआ है। क्या मुद्दे पे सलाह मांगी थी? तो एक विवाद था कि जैसे गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल आते हैं तो वो पास नहीं करके पॉकेट वीटो यूज़ कर रहे थे, तो उसका डिस्प्यूट किया था। तो एक कोर्ट ने उनको ऐसा निर्णय दिया कि 1 महीने के भीतर, है ना, और कुछ स्पेशल मैटर थे उनमें 3 महीने के भीतर, चूंकि अब वो निरस्त हो गया तो पहले बताया हुआ है, बाकी नोट्स में पढ़ लेना, इनको निर्णय लेना जरूरी है। एक तरह से पॉकेट वीटो खत्म हो गया था। तो ये मसला फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछा प्रेसिडेंट ने कि क्या कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो देश के प्रमुख प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऑर्डर दे पाए कि आपको बिल कितने समय में पास करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक मिडिल पाथ निकाला कि नहीं, पॉकेट वीटो खत्म नहीं है, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट मसले में ऐसे केस को पेंडिंग रखा जाता है तो उसमें जो है कोर्ट ये मानेगा कि राष्ट्रपति और गवर्नर अपने पद का उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और इंटरफेरेंस कर सकता है। एक मिडिल पाथ हो गया, है ना। ठीक, तो ये हमने इसकी 4 पावर पढ़नी। 5वीं पावर क्या है? 5वीं पावर है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है ना। इसका क्या मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का? पहला मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन हैं, निर्णय हैं, वो सब परपेचुअल मेमोरी में रखे जाते हैं। परपेचुअल मेमोरी मतलब उन्हें मिटाया नहीं जाता, स्थायी रूप से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। और दूसरा मतलब है इसका कि इनमें कानून का बल होता है। पता है, जो अच्छे वकील होते हैं ना, वो पूरी जिंदगी पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी, क्योंकि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का वो है तो वो यहाँ पे एक लॉ बन जाता है। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता में कोई निर्णय दिया,
और हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो अच्छा वकील वो है वो वहाँ से कोर्ट कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये निर्णय दिया था, तो ये निर्णय, तो बाकायदा इनकी मैगजीन छपती हैं जो अच्छे वकील हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने आप को पढ़ाया, पुलिस किया है, तभी तो इतने पैसे ले रहे हैं कि एक एक हियरिंग के 10-10, 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं ना। टाइम की वैल्यू है, उन्होंने खुद में इन्वेस्ट किया है टाइम। तो डन, ये हमने इनकी पावर देख ली, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली, ठीक। इसके बाद में है जुडिशियल रिव्यू की पावर। जुडिशियल रिव्यू की पावर अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इनकी 6th पावर। तो जुडिशियल रिव्यू हमने बता दिया आपको कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, कोई लॉ पास करेंगे जो वायलेशन करता होगा, तो ये किन आधार पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। पहला आधार है कि ध्यान से देखना आप इसको, देखो 1 मिनट। 3 आधारों पे दे सकते हैं। फंडामेंटल राइट, तो सबको पता है, संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है कि अगर विधायिका का कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको निरस्त किया जा सकता है, न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है ना। दूसरा किस आधार पे हो सकता है फंडामेंटल राइट के अलावा? भाई बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकता कोई कानून, है ना। एक तीसरी चीज और है, बताओ तीसरा क्या है? तीसरा है जो अपनी शक्तियां हैं, सीमाएं हैं, उसके बाहर का कानून बनाना। मान लो किसी राज्य ने केंद्र सूची पे कानून बना दिया, केंद्र ने राज्य सूची पे बना दिया, विशेष परिस्थितियों का प्रयोग करे बिना संविधान के किसी, है ना, जैसे और कुछ विशेष शक्तियां बताई थी, है ना। तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जो मतलब जो कानून है उसको बना देना, ठीक, जो भी उस अथॉरिटी की कंपिटेंस थी, जो भी उसकी शक्तियां थी, उसके बाहर का। तो इन 3 स्थिति में उस कानून को समाप्त किया जा सकता है। ये कल भी बताया था, कल या परसों की क्लास में, कलरेबल लेजिस्लेशन, है ना, रंगीन विधान, कि वो ऐसा दिखा के कि ये केंद्र सूची का है और राज्य सूची पे कानून बना दिया, या राज्य सूची वालों ने केंद्र सूची पे बना दिया, है ना। तो ये होता है, तब भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको खत्म कर दिया जाता है। और इन केस में भी ध्यान आप ये रखेंगे कि अगर एक कानून में 200 धाराएं हैं, उसकी 2 धाराएं उल्लंघन करती हैं, तो पूरा कानून समाप्त नहीं होता, केवल 2 धाराएं समाप्त हो जाती हैं, बाकी कानून जो है वो लागू रहता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कुछ अदर पावर भी हैं, जैसे इन 6 पावर के अलावा, जैसे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन डिस्प्यूट हैं उसको सुनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नहीं सुनता है ना, बताया था उसको हाई कोर्ट सुनता है, या ट्रिब्यूनल में प्रोविजन है, वो हम पहले देख चुके हैं, ट्रिब्यूनल अभी तक बनानी है। दूसरा, ये अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करता है। तीसरा, अभी देखा कि वो तो सलाहकारी में अलग देख लिया है ना, आर्टिकल 143 में, ठीक। तो ये कुछ इसके प्रोटेक्टर है, संविधान का गारंटर है, ये इसकी अलग शक्तियां हैं, ठीक। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देख ली हैं। ऐसे करके हमने 14 टॉपिक पूरे पढ़ लिए। अब 15वां टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट में भाषा। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? तो ध्यान रखना, अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी अंग्रेजी है, लेकिन वहां पे प्रावधान है कि वहां गवर्नर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी वहां की लोकल लैंग्वेज की भी अनुमति दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पे नहीं है ना। तो ये आप याद रख लेंगे। वैसे तो लैंग्वेज वाला चैप्टर है ही बाद में 17, भाग 17, वहां पे भी देखना है तो दिस। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना नंबर जो भी आएगा, है ना, मे बी 17 या 16 नंबर आएगा मे बी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। प्री में 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं इनसे कि किसने जारी करी थी, कब हुई थी, ऐसे, है ना। तो आप यहाँ 2-3 बातें याद रखोगे। सबसे पहले इसको किसने विकसित करा, तो 2 नाम याद रखने हैं, PN भगवती प्लस, और PN भगवती के साथ में थे एक कृष्ण अय्यर, BR कृष्णा अय्यर। इन 2 लोगों ने PIL को विकसित कराया। दोनों में से कोई एक चुनना हो तो PN भगवती। इनका पूरा नाम भी याद कर लेना, कहीं पेपर में दे दे वो। प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल, प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल ने करा था,
तो लोगों ने तो भगवती भगवती याद कर रखा है ना। तो ये आप याद रख लेना कि भाई इन्होंने शुरू करा था। क्या ये उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दे दें, अभी आया नहीं ऐसे एक बार भी, किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल में पीआईएल को भारत में लागू किया गया? कौन से चीफ जस्टिस है ना, तो याद रखना चीफ जस्टिस जब ये जो दो जज थे, जब ये पीआईएल के केस ले रहे थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके फादर थे में भी, है ना, तो वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जब पीआईएल लागू होती है। और पीएन भगवती ने पहला केस पीआईएल का लिया था, और फिर पीएन भगवती, बीआर कृष्णन अय्यर, ये पीआईएल के केस लेते थे, उसके लिए ये फेमस हुए। फिर बाद में इनके ठीक बाद वाई वी चंद्रचूड़ के बाद पीएन भगवती खुद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ठीक, तो एक तो ये बात आपने याद रखनी थी। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के तहत केस लेता है तो वो शक्ति सुप्रीम कोर्ट को कहां से मिली है? तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 से मिली है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 से, यानी कि जो ये रिट जारी करते हैं ना, वहां से उन्हें ये शक्तियां मिली है। तो ये आर्टिकल भी काम आ सकते हैं, इनको भी आप जरूर याद रख लेना, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट भाई अपना कंप्लीट है। अब कुछ मिसलेनियस विविध जानकारी है उसको और देख लो। फैक्ट है बेसिकली पीसीएस के हिसाब से कि सबसे लंबी अवधि तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? तो यही है जो अभी बताए थे, वाई वी चंद्रचूड़, है ना। 7 साल 4 महीने, अभी जो 8 महीने बता दिया था ना, 7 साल 4 महीने। सबसे कम अवधि तक कौन रहे? तो वो रहे हैं जस्टिस कमल नारायण, जस्टिस कमल नारायण, कुल 17 दिन रहे थे। इसके बाद में है कि फिर की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है ना, पहली महिला जज, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका नाम याद रखें, फातिमा बीबी। नहीं, फातिमा बीबी हाई कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट की थी, है ना, फातिमा बीबी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की थी, है ना, फातिमा बीबी। ये पहली जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अभी एक भी नहीं महिला हुई है। जो पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी वो 2027 के सितंबर में नियुक्त होंगी। बताया ना, अनुभव के हिसाब से, तो पता चल जाएगा सीनियर मोस्ट कौन है। और 2027 में वो होंगी और उनका नाम होगा जस्टिस बी नागरत्ना। ये एक्सपेक्टेड है ना, कि सितंबर 2027 में भी ये होगी। और जो ठीक है, ये हमने कुछ फैक्ट देख लिए। और एक फैक्ट है, ये मेंस में कहीं काम आ सकता है कि इतने लंबे समय तक, अभी 2026 चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 महिला न्यायाधीश ही हुई हैं। 11 महिला न्यायाधीश 1950 से लेकर अभी तक। तो ये महिलाओं की न्यायपालिका में कम उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये हम कहीं मेंस में इस तरह की चीज़ें यूज में आ जाती हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब हमने सीएजी कल करना है और आप इसके आगे अपना जल्दी जल्दी क्लास होती रहेंगी। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।